अप्लाइड मैथमेटिक्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2020 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपको अपलोड कर चुके। पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन और पार्ट 3 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 पार्ट हम इस क्वेश्चन पेपर के अपलोड कर चुके हैं। इस बार आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि जो क्वेश्चन 6 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो 10 मार्क्स के होंगे और जो सेक्शन सी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और बैक क्लियर करिए। मैथ्स गुरुजी एंड नोटियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11, 12 एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 ये 6 मार्क्स का है। इस बार आपको एक 10 मार्क्स का आएगा और ये हो सकता है कि अगर इस सेक्शन सी में आ गया तो इस बार आपको 25 मार्क्स का मिलेगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी रिपीट होने की पूरी संभावना है स्टूडेंट, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए। और ये एक बेनिफिट ये भी है कि ये 10 मार्क्स का मतलब 10 मार्क्स मींस इस बार 25 मार्क्स का भी आ सकता है। और ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका डिटेल लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 17 के आगे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के आगे मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, उसमें डिटेल लेक्चर देखना है तो वहां देख लीजिए और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 2 0 1 3 1 3 1 -1 0 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, हिंदी में भी वही स्टूडेंट, कोई बड़ा चेंज नहीं है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान बताइए यदि a बराबर इतना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स दे रखी है a, ये a मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको मान किसका निकालना है, इसका निकालना है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। अब जब आप इसका मान ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें a स्क्वायर का मान पता होना चाहिए। a स्क्वायर क्या है वो पता होना चाहिए। 5 इंटू a, 5 तो 5 है, a की जगह इसको रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 6i, i की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी होती है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे, वो आपको बताएंगे कौन सी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इसको निकालने के लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। तो ए स्क्वायर सबसे पहले चाहिए हमें, ए स्क्वायर। ठीक है, ए तो पता है लेकिन ए स्क्वायर क्या होगा वो निकालो, पहले उसमें रख दो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए और ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता ना, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए, और ए इंटू ए मतलब ए ये है पूरा, तो ए की जगह पे आपको मैट्रिक्स रख देना है 2 0 1 2 1 3, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, 1 -1 0। ठीक है, इस प्रकार से इसको रख देंगे ए की जगह पे, फिर इंटू फिर दूसरे की जगह पे भी यही मैट्रिक्स, क्योंकि ए इंटू ए है ना, तो ए है, फिर इंटू ए ही इसी को रख देना है। फिर से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है कि a इंटू ए मतलब a का a से गुणा करना है, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का इससे गुणा कैसे करते, देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है स्टूडेंट, इसका डिटेल लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। मैट्रिक्स के एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2-3 लेक्चर बहुत अच्छे से हमने बताया है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता तो वहां पे आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इज इक्वल टू, अब देखिए किसी मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है ना, इसका ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो मतलब पंक्ति, और ये कॉलम है, इसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फर्स्ट रो का हो गया, फिर ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी प्रकार से थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे इसमें होता है। ठीक है, अब कैसे होता है देखिए आगे स्टूडेंट,
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये फर्स्ट रो है ना, ये वाली, ये देखो ये फर्स्ट रो है R1, हाँ, और ये फर्स्ट कॉलम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो का फर्स्ट, इस पूरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ चिपका दो। कैसे? इसको देखो, ए है ना, ये 2 0 1 है ना, ये फर्स्ट रो थी, इसको हमने ऐसे में लिख दिया, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम में 2 2 1, ठीक। तो क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 दूने 4 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पे ये एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे आएगा वो, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब यहां पे आएगा एलिमेंट, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई, अब इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ चिपका दो, सेकंड वाले कॉलम के साथ, जैसे ये हमने चिपकाया। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0 आ जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ चिपका दो, इसको इसके साथ चिपका दो, चिपकाना है जैसे ये चिपका है, ठीक है। तो 2 का 1 2 0 1 का 1 3 0 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का 1 के साथ होगा, 0 का 3 के साथ, 1 का 0 के साथ, ठीक है। इसको जरा समझने की कोशिश करिए। 2 का 1 के साथ होगा स्टूडेंट तो 2, 0 का 3 के साथ होगा तो 0, 1 का 0 के साथ होगा तो +0, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बना, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये, तो यहां पे आएगा वो एलिमेंट, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का काम हो गया, अब सेकंड रो का काम करो। सेकंड रो का काम कैसे करेंगे? सेकंड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम चिपकाएंगे, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम चिपकाएंगे, सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम चिपकाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम चिपकाओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 दूने 4, 1 × 2 2, 3 × 1 +3, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां पे आएगा, तो 2 का 0 के साथ 0, प्लस 1 का 1 के साथ 1, प्लस 3 का -3 के साथ, तो ये -3 आएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। देखिए 2 × 1 2, 1 × 3 +3, 3 × 0 +0, ठीक है। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया ना सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। सेकंड रो का काम भी हो गया। इसी प्रकार से थर्ड रो का काम करो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, ठीक है। तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो यहां आएगा ना, और फर्स्ट कॉलम कहां? यहां। तो इसका मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहां आना चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहां आना चाहिए। तो 1 का 2 के साथ तो 2 आएगा, 1 का -2 के साथ तो -2 आएगा, 0 का 1 के साथ तो +0 आएगा। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ करो, 1 का 0 के साथ 0, 1 का -1 के साथ -1, 0 का -1 के साथ 0 +0, ठीक है। 1, अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 का 1 के साथ 1, -1 का 3 के साथ -3, 0 का 0 के साथ +0, ठीक है। इस प्रकार से योग स्टूडेंट देखिए ध्यान से। अब आगे चलिए, ये हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो 4 + 0 + 1 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 आएगा, यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो 4 और 2 6 और 3 9 आ गया, यहाँ पे देखो 1 - 3 -2 आ गया, यहाँ पे 3 और 2 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ -2 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से a² की वैल्यू ये आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब जब a² की वैल्यू जब ये आ जाएगी, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है a²
माइनस 5a प्लस 6i, ये हमें फाइंड करना था। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमें, क्योंकि पहले हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं थी ना, तो डायरेक्ट हमने इसको नहीं लिखा था, पहले हमने ए स्क्वायर निकाल लिया क्योंकि हमें वो चाहिए था। अब हमें मिल गया तो अब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को जरा पढ़ के समझ के अच्छे से देखिए तो पता चल जाता है कि आपको ज्ञात क्या करना है। उसको जरा देखिए, समझिए, कोशिश करिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5, ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस 5 है और फिर ए है, ए की जगह पे ए रख दो भाई, ए की जगह पे ए रख दो भाई, ये है ए। 2 0 1 2 1 3। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्क्स का भी आ सकता है और 6 मार्क्स का तो आएगा ही, कंफर्म है। ठीक है, फिर प्लस का 6i है, प्लस का 6 और i की जगह पे क्या रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिए। i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह हिंदी में कहते हैं। इसका डिटेल लेक्चर आप मैट्रिक्स में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके मेन डायगोनल में 1 1 1 होते हैं और सारे 0 होते हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3/3 का है, तो यहाँ पे भी हमें 3/3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। तो कैसे बनता है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके मेन डायगोनल में 1 1 होते हैं और सारे एलिमेंट 0 होते हैं, 3/3 का होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे आगे जब चलेंगे तो देखो, इससे आगे बढ़ो, इज इक्वल टू, ये तो आप एज इट इज रखिए फिलहाल। 5 माइनस 1 2, फिर 9 माइनस 2 5, फिर 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखो ये -5 है ना, -5 का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें अंदर कर दो। तो जब भी बाहर से किसी एलिमेंट का, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका, इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो जब -5 अंदर जाएगा तो यहां तो प्लस रहेगा भाई। -5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10 हो गया, -5 का 0 के साथ 0, -5 का 1 के साथ -5। ठीक है, -5 देखियो, -5 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, -0 नहीं आएगा भाई। हाँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 0 माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं होता, सीधे 0 होता है जब 0 होगा। ठीक है, अच्छा चलो, -5 का 2 के साथ माइनस का 10 हो गया, -5 का 1 के साथ माइनस का 5 हो गया, -5 का 3 के साथ -15 हो गया, -5 का 1 के साथ -5 हो गया, -5 का -1 के साथ प्लस का 5 हो गया, -5 का 0 के साथ 0 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर प्लस 6 का भी अंदर मल्टीप्लाई करने को बोला गया है, तो 6 का प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 6 का 1 के साथ 6 होता है, 0 के साथ 0 0 0 0 सॉरी 0 6, ये 6 है। ठीक है, 0 फिर 0 0 6, ये हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब देखो आगे देखो, इसमें क्या करना है, अब आपको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। ये एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स है, बीच में प्लस के चिन्ह है, तो इसका मतलब सारे मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स को जोड़ दो आपस में। जोड़ते कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब संगत अवयव जोड़ते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स का संगत अवयव इसमें कहां है, ये है और ये है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसमें ये है, और इसमें कौन सा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये है। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जो तीनों मैट्रिक्स में वो जुड़ जाएंगे, इसी को ही जोड़ना कहते हैं मैट्रिक्स का। तो 5 और 6 11 होते हैं, और 10 घटा दीजिए, उसमें से माइनस का है ना, इसलिए तो 1 बचेगा भाई। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखो आप, ये -1 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है संगत अवयव, इसके संगत अवयव कौन सा है, ये और ये। ठीक है, तो -1 का 0, तो यहाँ -1 ही आएगा, जोड़ेंगे तो 2 का -5 और 0 को जोड़े, 2 और -5 और 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये आ गया जी। ठीक है जी, उसके बाद देखिए
9 का संगत है वो क्या है, -10 और 0, ठीक है। 9 और -10 जोड़ेंगे तो -1 आएगा। फिर -2, -5 और 6 जोड़ो तो 5 और 2 7, -7 हो गया, प्लस का 6 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। फिर 5 का -15 और 0 के साथ, तो 5 और -15 माइनस का 10 बचेगा जी, ठीक है जी। अच्छा 0 -5 0 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा जी। -1 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा जी। -2 0 और 6 को जोड़ेंगे जी तो 4 आएगा जी, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है ये, और इस बार तो आपका जो 10 मार्क्स का 25 मार्क्स का आएगा। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल लेक्चर देख लीजिए मैट्रिक्स का, और अगर यहाँ पे कोई और दिक्कत होती है रिवर्स करके भी देख सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर में एक फायदा है स्टूडेंट आपका कि आप रिवर्स करके भी फिर से देख सकते हैं अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स 2i - j - k एंड i + j + k। हिंदी में है सदिश 2i - j - k तथा i + j + k के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर लंबवत, मतलब कि जैसे कि कोई दीवार का कोना आप देख लीजिए, नीचे ये दीवार है, नीचे ये इसका ये ए वेक्टर हो गया, इधर ये बी वेक्टर हो गया, तो उसका परपेंडिकुलर जो ऊपर होता है स्टूडेंट वो आपका उसका यूनिट वेक्टर हो सकता है अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आए, ठीक है। कैसे देखिए, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो मार्कर है ना ऐसे जो आ रहा है, ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट तो मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। लेट ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, ठीक है। ए वेक्टर बराबर 2i - j - k एंड बी वेक्टर बराबर i + j + k। कैप भी लगता है, यूनिट वेक्टर है ना इसलिए, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, देखिए होता क्या है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है ना स्टूडेंट, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम सिंपल बोले कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ तो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मापांक 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो सिंपल अगर पूछे कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, लंबवत वेक्टर बताओ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर पूछ रहा है वो परपेंडिकुलर में, तब क्या होगा, तब होगा स्टूडेंट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक मैग्नीट्यूड, वही आपका यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप से इससे डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये होता है, याद रखेंगे इसको, एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे में उसी को नीचे लिख दो और 2 डंडे बगल में लगा दो, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मापांक कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एन कैप यूनिट वेक्टर है, एन कैप कैप उसके ऊपर लगती है जो यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप बराबर दिस, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब यह है कि अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी चाहिए और फिर उसका मापांक भी चाहिए। तो पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो भाई, है। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो, एक होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और एक होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसको अदिश गुणन कहते हैं, इसको सदिश गुणन कहते हैं, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तीन नाम है इनके, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम पिछले किसी क्वेश्चन को करके बता चुके हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं वो देखिए, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। जब भी क्रॉस का चिन्ह बीच में हो तो उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व किया जाता है। किससे सॉल्व किया जाता है? डिटरमिनेंट, सारणिक से, ठीक है।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी निकालना हो तो सरल मेथड इसका ये है, डिटरमिनेंट से सॉल्व करो। तो डिटरमिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो आई जे के है ना उनको लिख दिया जाता है, आई जे और के, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो में, फर्स्ट रो में तो आई जे के, सेकंड रो में ए वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट, आई जे के जो आगे नंबर है उनको लिखा जाता है आई जे के की जगह पे, आई जे के नीचे, ठीक है। सेकंड रो में क्या लिखा जाएगा, आई जे के कोफिशिएंट, ए वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट जो पहले लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, उसकी कोफिशिएंट बी वेक्टर के बाद में, ए वेक्टर के सेकंड रो में और बी वेक्टर के कोफिशिएंट थर्ड रो में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में आई जे के ही आता है, इसको जरा याद रखेंगे या समझ के जो भी आपको अपने हिसाब से समझना है इस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे सेकंड रो में। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस का मतलब -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है तो -1 होता है, ठीक है। अच्छा फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट थर्ड रो में लिखने, आई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। जे का कोफिशिएंट क्या है, +1, प्लस है तो +1 आएगा, ठीक है, +1। और के का कोफिशिएंट +1, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं वहां 1 होता है, ठीक है ना। और माइनस चिन्ह है तो -1 और प्लस है तो +1 होगा, जहाँ पे कुछ आगे नहीं होता है। अगर प्लस चिन्ह सिंपल है तो +1 माना जाएगा उसको, ठीक है। माइनस अगर है तो -1 माना जाएगा। तो ये ए वेक्टर आ गया। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट। सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे करते हैं। पहले आप क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं आई, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं आई, उसके बाद डिटरमिनेंट के अंदर इसको चलो हम पूरा ही सॉल्व करते हैं यार, है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, तो जो बचता है उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख देते हैं, ये -1 -1 1 1, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस चलता है इसमें, हाँ, डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट का डिटेल लेक्चर देख लीजिए, -j। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेते हैं, माइनस तो अपने आप आता है, j लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा, इससे होकर इस एलिमेंट से होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा दिया, तो क्या बचा, 2 -1 1 1, 2 -1 1 1, ठीक है। अच्छा फिर प्लस माइनस प्लस, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, के ले लिया। फिर इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, क्या बचा, 2 -1 1 1, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा, ये आई आपका ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, फिर 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 अगर यहाँ पे है तो माइनस पहले से माइनस +1 हो जाएगा। इसका जरा ध्यान रखेंगे भाई, हाँ, ये प्लस माइनस का जरा ध्यान रखेंगे, या मैं फिर से अच्छे से ही समझा देता हूं। आई बड़ा ब्रैकेट लगा दो, चलो ठीक है। -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं, ठीक है जी। फिर माइनस का j आ गया, देखो यहाँ पे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो। 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ, लेफ्ट के टॉप से ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा चलो, प्लस के आ गया, बड़ा ब्रैकेट, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, और फिर 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। हाँ अच्छा, अब देखिए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आई अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 और 1 का मल्टीप्लाई -1 होता है ना, और यहाँ पे -1 और -1 होता है, और -1 का फिर माइनस के साथ प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए कि भाई आप समझ जाए। माइनस का j लिखी स्टूडेंट, 2 एकम 2, फिर माइनस बीच में 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 होता है, माइनस पहले से +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का k देखिए, और फिर ये 2 एकम 2 और
वन माइनस वन माइनस वन माइनस प्लस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसमें आगे इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ, यहाँ से शुरू किया था ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू है ये, ठीक है। वो क्या आ गया, देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका जीरो, क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो जीरो का आई के साथ मल्टीप्लाई जीरो ही रहेगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चाहो तो आप जीरो आई भी लिख सकते हैं, इसको जीरो आयोटा, ठीक है, थोड़ा सा आगे दिक्कत ना हो। 2 और 1 3, तो माइनस का 3 जे हो गया, ठीक है जी। अच्छा, 2 और 1 3, इस यहाँ पे भी प्लस का 3 के हो गया जी, ठीक है। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक भी चाहिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। ध्यान दीजिए कैसे समझाएं। अगर ए वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो ए वेक्टर का मापांक बराबर होता है स्टूडेंट अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। आई जे के कोफिशिएंट ए बी सी है, इनका स्क्वायर का तो सम कर दो, ये होता है ए वेक्टर। अगर ये है तो ए वेक्टर का मापांक ये होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी यही होगा कि आई अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और 9 18, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नाउ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, देखो यहाँ फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होता है स्टूडेंट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, ठीक है, ये होता है। अब उसको रख दीजिए, क्या है वो है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है आपका जीरो आई का जीरो हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का 3 जे लिखिए, प्लस 3 के लिख दीजिए, और अपॉन में अंडर रूट 18 लिख दीजिए, ठीक है। आंसर हो गया। आप चाहो तो अंडर रूट 18 को दिस अपॉन कर सकते हैं, -3 बटे अंडर रूट 18 जे प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 18 के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, जो 6 मार्क्स का आता है, इस बार आपको 10 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,6 एंड 8,-3। स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, और स्ट्रेट लाइन का डिटेल लेक्चर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पे बता देंगे, लेकिन इसके अलावा थोड़ा इधर उधर से अगर आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर डिटेल लेक्चर आप देख लेंगे तो आप हर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस, हिंदी में देखिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,6 तथा 8,-3 से होकर जाती है। मतलब ये कोई सरल रेखा स्टूडेंट ये है, ठीक है, ये सरल रेखा, ये लाइन है। इस लाइन पे कोई दो बिंदु है, ए बिंदु और दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -4,6 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 8,-3। तो इस लाइन पे दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है क्या होगी। पॉइंट आपको गिवन है, तो इक्वेशन क्या होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, ये मान के चलो, कैलकुलेशन भी कम है, क्योंकि इससे पहले जो हमने बताया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 मैट्रिक्स वाला और ये क्वेश्चन नंबर 18 वेक्टर वाला, ये थोड़ा लेंथी है हाँ? ये लेंथी नहीं है। इसको आप अगर अच्छे से समझ गए तो इजीली सॉल्व हो जाता है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है। तो होता क्या है कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये तो खैर दे रखे हैं, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 और y1 हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ,
x2 और y2 है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या होती है? वी नाउ दैट हम जानते हैं कि यदि लाइन पे 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? वी नाउ दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की समीकरण इज क्या होती है? सरल रेखा की समीकरण, अगर उसके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर लाइन पे 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 है तो सरल रेखा की समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है ना। आप चाहें कि हम ऐसे लेटे रहें और हमारे मुंह में खाना अपने आप चले जाए तो संभव नहीं है ये, थोड़ा सा हाथ तो करना पड़ेगा ना। हम आपको घर बैठे आपको इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं, कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से जो आपके माँ बाप के सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करें। तो ये तभी साकार होंगे स्टूडेंट जब आप जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो अच्छे से पास हो जाए और अच्छे से नौकरी लग जाए, तो आपके सपने भी और आपके माँ बाप के सपने भी साकार होंगे। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेहनत करिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बट x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ y और x तो फिक्स रहता है, y माइनस y1 x माइनस x1। ठीक है, और ये अलग से आ गया। एक दूसरा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, m जो होता है अगर लाइन की ढाल स्लोप भी दिया हुआ है, एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। इसमें 5 या 6 प्रकार के रूप हैं, लाइन के फाइंड करने की 5-6 प्रकार के रूप है। इसमें उसका डिटेल लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, बहुत मजा आपको आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, तो y माइनस वाई बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो m की जगह पे फिर ये आ जाता है बस, और एज इट इज यही रहता है। m की जगह पे ये आ जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m की जगह पे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m का मान भी यही होता है स्लोप, अगर लाइन की स्लोप निकालना हो तो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और जब ये याद है तो आप क्या करेंगे कि x1 की जगह पे -4 और y1 की जगह पे 6, x2 की जगह पे 8 और y2 की जगह पे -3 रख देंगे, बस इसमें और सब हो जाएगा। तो एम्प्लाइज y माइनस y1 की जगह पे क्या रखेंगे भाई? 6 रखेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है -3 और y1 है 6, तो -3 माइनस y1 है 6। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 8, माइनस वो x1 कितना है -4 है। देखिए इस चीज का एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, देखिए x2 की जगह हमने क्या रखा 8 रखा, फिर माइनस का चिन्ह बीच में पहले से है तो ये रख दिया, फिर x1 की जगह पे क्या रखना है -4। अब यहाँ पे -4 जब रखेंगे ना तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, +4 हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे जरा। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। x माइनस x1 की जगह पे -4 है तो यहाँ -4 नहीं रखेंगे, एक दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, ऐसे नहीं रखेंगे कि आपने रख दिया यहाँ पे कि x माइनस तो था ही, x1 की जगह -4, ऐसा नहीं कि 2 माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं ये +4 हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भाई, y माइनस 6 ये हो गया और इज इक्वल टू -3 और -6 को जोड़ेंगे तो माइनस का 9 होगा और बटे 8 और 4 12 होगा और इधर आपका x + 4 होगा। ठीक है, अच्छा 3 9 माइनस का 3 और 3 चौके 12, -3 बटे 4 आ गया ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं भाई, देखिए -4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन +4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और -3 का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई y - 6 में करो तो 4y - 6 चौको 24,
इज इक्वल टू -3 का x के साथ तो -3x और -3 का 4 के साथ तो -4 के 12। ठीक है, अब इस सब को इधर भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -3x इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा ना, पर फिर प्लस का 4y तो यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, अभी माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 24 है तो माइनस का 12 बचेगा, इज इक्वल टू 0 आंसर। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 तक सेक्शन बी था, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 20 में से 26 तक 7 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, तो 10 पंजे 50 मार्क्स। सेक्शन सी 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स का सेक्शन ए और बी है। तो ये लगा लो कि आधा वेटेज सेक्शन सी का ही है, जिसमें कि 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से आपको 7 में से केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन करो और 50 मार्क्स आ गए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाइए स्टूडेंट। मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन सी है। ठीक है, अब हम जो है सेक्शन सी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का है, इस बार 25 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इफ सम ऑफ 4 नंबर्स विच आर इन एपी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120, फाइंड आउट द नंबर्स। मतलब 4 संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योगफल 20 तथा उनके वर्गों का योगफल 120 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हम हिंदी में यहाँ पे नोट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आधा बोर्ड तो फिर क्वेश्चन से भर जाएगा। हम इसलिए पढ़ दे रहे हैं, आप जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए, और इंग्लिश वाले यहाँ पे देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब देखो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन नोट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन को समझना पड़ता है। देखो 4 संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में हैं। अरे भाई कौन सी 4 संख्याएं हो, अब वो 4 संख्याएं कौन सी हो आपको माननी पड़ेंगी। समांतर श्रेणी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी अगर है तो 4 पद माने जा सकते हैं। देखो कैसे, माना एपी का फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस सार्वांतर डी है, तो एपी के 4 पद कौन से होंगे। 4 पद नहीं 4 नंबर। तो एपी के 4 नंबर होंगे या हो सकते हैं। क्या होंगे, a-3d, a-d, a+d, a+3d। ये हमने 4 पद ले लिए, एपी में है। देखो 4 नंबर ऐसे लेने हैं जो एपी में हो। एपी में मतलब, अब एपी क्या होती है जी, एपी का डिटेल लेक्चर हमने बता रखा है स्टूडेंट, आप उसमें देख लीजिए। एपी क्या होती है, एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पीछे हमने बताया है इसी क्वेश्चन पेपर में, पार्ट 1 2 देख लीजिए। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटाओ तो वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड टर्म ये है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 2d आता है, इसमें से इसको घटा के देखो तो 2d आता है, इसमें से इसको घटा के देखो तो 2d आता है। तो इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d आ रहा है, इसलिए जो क्या है कि ये एपी में है। 4 नंबर जो है ये एपी में है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इफ सम ऑफ 4 नंबर, अगर 4 नंबर आता है तो a-3d, a-d, a+d, a-3d। अगर 3 आता है तो 3 आता है तो आप क्या मानेंगे, a-d, a और a+d, तब a मानेंगे। 3 के लिए आपको ये मानना है और 4 के लिए आपको a-3d, a-d, a+d, a+3d मानना है। याद रखना है, अगर आपको ये कुछ समझ में कुछ दिक्कत आ रही है तो इसको याद रख लेना कि जब भी
एपी के 4 नंबरों का सम पूछा जाता है और या गुणा पूछा जाता है तो वो ऐसे माने जाते हैं। माना एपी के 4 पद ये हैं, a माइनस डी, ए माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है, ये 4 पद हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ प्रश्नानुसार क्या है कि इन 4 नंबरों का सम 20 है, इनका सम कितना है कि 20 है कि, ठीक है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये चारों नंबर का सम कितना है 20 है, ये प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। इन सबको जोड़ दो स्टूडेंट, तो देखिए माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा, प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, ए तीनों चारों प्लस के हैं तो 4a हो जाएगा बराबर 20 है इसके, और यहां से a बराबर 5 आ जाएगा, 4 बटे में जाएगा ना, 4 5 20, तो a बराबर 5 आ गया, ठीक है। हमें a और d के मान निकालने स्टूडेंट, और a और d के मान यहां रख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर निकाले ना हमको। वो 4 नंबर कौन से हैं जो एपी में है और उनका योग 20 है, और आगे देखिए एंड प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग, देखो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120, जो नंबर दे रखे ना उनके वर्गों का योग, उनका वर्ग करो और योग कर दो। पहला नंबर क्या है a माइनस 3d, इसका वर्ग करो, स्क्वायर करो, फिर प्लस a माइनस डी का वर्ग करो, प्लस फिर नेक्स्ट a प्लस डी का वर्ग करो, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, a प्लस 3d का स्क्वायर करो, और ये स्क्वायर करके इनका सम 120 है, ये प्रश्न में बोला गया है। किसमें बोला गया है? प्रश्न में बोला गया। अब इसको भी सॉल्व कर तो यहां से d निकल जाएगा भाई, और d हमें a और d निकालना है, बस a निकल गया, d और निकाल दो, इनमें रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करो जरा, इसका स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a माइनस बी खोल तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 3 दूना 6ad हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इसको खोलिए, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है। फिर इसको खोलिए, प्लस a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब d स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2ad, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस इसको खोलिए, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 120 है भाई, ठीक है ना। अच्छा अब देखो माइनस का 6ad से प्लस का 6ad कट जाएगा, और क्या कट रहा है भाई, हाँ ये माइनस का 2ad से प्लस का 2ad कट जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलो, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब d स्क्वायर 9d स्क्वायर, d स्क्वायर 9 और 1 10 और 1 11 ये देखो 9d स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर ये है, और 9 और 1 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, और कहीं हाँ 10 और 1 11 9d स्क्वायर और भी है, तो ये प्लस का 20d स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 120। यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट 4 कॉमन ले लो, यहां से 4 कॉमन ले लो और वो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस 4 यहाँ कॉमन ले तो यहाँ 5 बचेगा ना, 5d स्क्वायर, और जो बटे में जाएगा तो यहाँ बटे 4 हो जाएगा, 4 से भाग दे दो 120 को 4 दिए 12, तो ये आ गया आपका a प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। अब इसको जरा हम आगे थोड़ा सा करें स्टूडेंट, देखो इसको हम यहाँ पे करते हैं, एम्प्लाइज हमें इसकी वैल्यू चाहिए 5d की वैल्यू चाहिए, तो 5d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 माइनस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 30 माइनस a स्क्वायर की जगह पे 5 रख दो, a की जगह 5 रख दो तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 30 माइनस 25 के 5 बचता है, और यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट d स्क्वायर बराबर जो 5d स्क्वायर बराबर 5 है तो 5 बटे में जाएगा तो 5d स्क्वायर बराबर 5 बटे 5 बराबर 1, ठीक है, और यहां से आपको d बराबर मिलेगा प्लस माइनस 1, जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट भी लगता है प्लस माइनस भी लगता है, तो आप इसको प्लस माइनस 1 लिखेंगे, या फिर आप इसको एक 1 लिख केवल प्लस 1 ले लो, ठीक है, क्योंकि प्लस 1 से भी वही आ रहा है, माइनस 1 से भी वही आ रहा है, तो इनमें से एक ले लो, हमने d बराबर 1 ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए तो इसलिए वो नंबर क्या होंगे, ठीक है, देयरफॉर
इसलिए वो नंबर क्या होंगे, ये नंबर है, इनमें ए और डी के मान रखने शुरू कर दीजिए, नंबर आ जाएंगे। तो एक पहला नंबर था a माइनस थ्री डी, ठीक है, a माइनस थ्री डी मतलब a की जगह पे 5 रख दो, माइनस थ्री इंटू डी की जगह पे 1 रखो, तो 5 में से 3 गए 2, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था, a माइनस डी, और a की जगह 5 रख दो, माइनस डी की जगह 1 रख दो, तो बराबर 4 आ गया। फिर तीसरा नंबर क्या था, a प्लस डी था, इज इक्वल टू a की जगह पे 5 रख दो, प्लस डी की जगह पे 1 रख दो, बराबर 6 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखो, आगे देखो, फिर चौथा नंबर क्या था, a प्लस थ्री डी, तो ये हो जाएगा a मतलब 5 प्लस थ्री इंटू डी मतलब 1, ठीक है। 5 3 कम 3 और 5 8 हो गया। तो जो 4 नंबर थे स्टूडेंट वो ये है आंसर, 2 4 6 8, 2 4 6 8 आपके। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। देखो 2 4 6 8, वो कह रहा है कि ये एपी में होने चाहिए, तो एपी में है कि नहीं। 4 में से 2 गए 2 बचते, 6 में से 4 गए 2 बचता, 8 में से 6 गए 2 बचता है, 2 2 का अंतर है, तो इसका मतलब ये एपी में है। अब ये भी चेक करो कि क्या इनका सम 20 है कि नहीं है। 4 तो 6 6 12 8 20 20 है, ठीक है। अब ये भी चेक करो कि इनका स्क्वायर करके 120 आ रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको जोड़िए जरा स्टूडेंट, तो 120 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये आएगा, हाँ ये आएगा, वो हमने पहले वाला लिख दिया था। तो इसको बहुत अच्छे से करिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। आपको 25 मार्क्स मिलेंगे इसमें, 25 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट ये सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन था, लेकिन अब हम सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन 21 करवाना चाह रहे थे, लेकिन समय हो चुका है और लेक्चर भी लेंथी हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट में लेके आएंगे। ये आपका चौथा पार्ट था, ठीक है। अब 5वें पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए इसको बहुत अच्छे से मेहनत करिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए हल्के में मत लीजिए, जब भी आप हमारा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स बैक क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। और अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना का बहुत इस टाइम बहुत पीक सीजन चल रहा है, तो अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। एग्जाम देने जब आप जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जाइए, मास्क पहन के जाइए, और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। 2 गज की दूरी, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखेंगे, मास्क पहनेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।